यूपीएससी एक मेरिट का वॉचडॉग है। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उनको साथ में काम करना चाहिए और एक बाउंड्रीज होती हैं कि हमें किस तरह से काम करना है रूल्स के अकॉर्डिंग। खुशहाली मुबारक हो, आपका भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ है और आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। अभी तक इस चीज़ को डाइजेस्ट कर पाना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन अच्छा लग रहा है। ओके। अब आप आईएएस बने हैं तो ये आप अगर अभी जिस उम्र के पड़ाव पे हैं, कितने साल पहले से दिमाग में ये आईएएस बनना है लगभग? ये थोड़ा तो स्कूल के टाइम से मम्मी और पापा को काम करते हुए देखती थी। गवर्नमेंट अटैच्ड वर्क ही रहा है इनका हमेशा से, और मम्मी जिस तरह से रूरल एरिया विजिट्स पर जाया करती थी तो फिर मैंने भी जाना चालू कर दिया था। तो इनिशियल डेज में ही काफ़ी मेरा लगाव जो है इस करियर की तरफ बन गया था। अब आपको अगर देखें आईएएस बनने के लिए आपने कोई बहुत ज़्यादा दिल्ली या कहीं बाहर जाके कोचिंग्स वगैरह नहीं लिए, आपने पढ़ाई का जो माहौल क्रिएट किया वो कैसे किया? पढ़ाई का माहौल जब कोविड आ गया था और कॉलेज से वापस घर आ गए थे तब एक शांति मिल गई थी, क्योंकि कॉलेज का थोड़ा बर्डन कम हो गया था। तो इस वजह से फिर मैंने यहीं घर पे ही रहकर ऑनलाइन कोचिंग करी थी स्टार्टिंग के कुछ साल, जैसे 1-1.5 साल मैंने वो किया था, और उसके बाद मैं सेल्फ स्टडीज़ करी थी क्योंकि एक बार फाउंडेशन कोर्स मेरा बन गया था। तो माहौल घर में अपने आप मिल गया था क्योंकि शांति रहती थी। मम्मी पापा तो ऑफिस पे ही जाया करते थे और भैया भी बाहर ऑफिस में जयपुर में रहा करते हैं, तो इस वजह से घर में कोई नहीं होता था, तो पूरी तरह शांति से मैं पढ़ पाती हूँ। आजकल के बच्चे जब घर में कोई नहीं होता तो उसका उपयोग दूसरी तरीके से करते हैं, मनमानी करते हैं। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरा खुद का एक मोटिवेशन, एक मेरा खुद का ही पाथ था ये कि मुझे ये काम करना है। अगर कोई बच्चा मनमानी करता है तो वो शायद इसलिए कि उनको पेरेंट्स का एक फोर्स होता है कि तुम्हें ये करियर चूज़ करना है, पर मेरा ये खुद का था कि मुझे ये करियर चूज़ करना है, इसलिए मैं करता हूँ। यानी आपके पेरेंट्स ने आप पे कभी कोई प्रेशर दिया ही नहीं करियर के मामले में? नहीं, उन्होंने बोला आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। वो गाइड ज़रूर करते थे कि एक आईएएस या एक सिविल सर्वेंट जो है वो क्या क्या कर सकता है, कितना चेंज ला सकता है, किस डायरेक्शन में वो बना सकता है अपने आसपास के उसको एरिया को। खुशहाली, अगर देखें स्कूल एजुकेशन में, अगर आप किसी को स्पॉन्सर करना चाहो कि स्कूल एजुकेशन में किसी से आप प्रेरित हुई हो, कोई टीचर है, कोई ऐसा कुछ है स्कूल एजुकेशन में तो नहीं है। मेरा जो मेन था वो जब मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी तो वहाँ पे ही एक सर हैं जो रिटायर्ड आईएएस थे 1981 बैच के, तो उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया था, वो मेरी प्रेरणा भी है। उनका क्या नाम है? श्री राकेश वर्मा सर। राकेश वर्मा जी रिटायर्ड आईएएस हैं। ओके, तो आपको उनसे ऑनलाइन मदद मिली? ऑनलाइन मैं उनसे जुड़ी थी, उसके बाद में वो मुझे अपनी बेटी बोलने लग गए थे, तो मैं फिर घर जाकर के भी उनसे इंटरव्यू की तैयारी मैंने उनके घर जाकर के भी उनसे मिल कर के भी करी थी। अच्छा, आप एक अगर मैं बताना चाहूँ स्टूडेंट्स के लिए, तो अगर आईएएस जो बनना चाहते हैं उनके लिए स्ट्रीम कौन सी ज़्यादा बेटर होती है? आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, या कौन सी स्ट्रीम आप बेटर मानते हो? स्ट्रीम अगर बोले जाए तो जैसे, क्योंकि सब्जेक्ट्स जो इसमें होते हैं वो फिर ये अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं होता है, बल्कि ये इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री, ये सब सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ाए तो आमतौर पर आर्ट्स में जाते हैं, तो इस तरह से देखें तो आर्ट्स वाले हो सकते हैं, लेकिन अब कोई बैरियर नहीं है। कोई भी स्ट्रीम, जैसे मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, बीटेक करी है मैंने, उसके बाद मैं सर्विस में आई हूँ, तो मेरे हिसाब से कोई भी स्ट्रीम वाला जो है वो इसमें आ सकता है। यानी आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये करंट अफेयर्स सब पढ़ने पड़े होंगे। तो आपको लगता है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद में हिस्ट्री, ये चीज़ें पढ़ना आसान हो जाता है? इंजीनियरिंग करके थोड़ा दिमाग खुल जाता है, एक एनालिसिस की जो रीजनिंग की जो पावर है वो डेवलप होने लगती है। तो इस वजह से नई नई चीज़ें जो हम, जैसे मैंने पहले कभी पढ़ी नहीं थी ये इकोनॉमिक्स वगैरह, तो मुझे और मज़ा आने लगा था इनको पढ़ने में, और जो चीज़ बुक्स में नहीं थी तो फिर मेरा क्योंकि खुद का दिमाग थोड़ा ओपन हो रहा था तो मैं अलग अलग जगह पर सर्च करती रहती थी। खुशहाली, आपका क्या मानना है, ये हिंदुस्तान में 130 करोड़ की पॉपुलेशन है और आईएएस लोग हैं वो करीब करीब 7,000 से कम है,
तो आईएएस लोगों पर इस देश की पॉपुलेशन की कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं, उनकी डिमांड्स और उनकी जो तकलीफ़ें हैं वो और भी ज़्यादा हैं, और इसका जो सारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक सिविल सर्वेंट के शोल्डर्स पर होती है। तो इसी हिसाब से उनको काम करना चाहिए। ओके, अच्छा ये बताओ कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं उनका और पॉलिटिशियंस का या पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है, इसको कैसे देखते हो? मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल में पढ़ा है कि जो दोनों जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उनको साथ में काम करना चाहिए, और एक बाउंड्रीज होती हैं कि हमें किस तरह से काम करना है रूल्स के अकॉर्डिंग। तो आई थिंक इसी रूल्स के बेसिस पर दोनों आपस में कोलैबोरेट करके पीपल का, जनता का जो हित होता है उसके लिए काम करते हैं। आर यू श्योर कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, वो इस बात पे कायम रह सकते हैं? जी बिल्कुल रह सकते हैं। एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कोड ऑफ एथिक्स होता है, उसके अकॉर्डिंग लोग चलते हैं और इस वजह से वो कायम रहते हैं। यानी आप श्योर हो कि आप अगर ऐसी कोई पोजीशन आएगी तो आप अपने अकॉर्डिंग काम करोगे? मैं नियम के अकॉर्डिंग काम करती हूँ। यस यस यस। खुशहाली, एक और बात मैं जानना चाह रहा हूँ, आम आदमी जनरल जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो यूपीएससी के लिए अप्लाई ही नहीं करते हैं, ऐसा क्यों है? सबसे पहली चीज़ अवेयरनेस है कि उनको पता होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम है और इससे क्या बनते हैं, और फिर इसमें क्या क्या कर सकते हैं आगे, मतलब कितनी डाइवर्सिटी है इस एग्ज़ाम के थ्रू। आप एजुकेशन में, हेल्थ में, किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। तो अवेयरनेस की सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में गाइड कौन करेगा, एक दिशा कौन दिखाएगा, वो कई बार लोग को मिलती नहीं है। तो सही दिशा का मिल पाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है क्या कि टीचर्स की वैकेंसी निकलती है तो 5 वैकेंसी के लिए 5000 फॉर्म होते हैं, और यूपीएससी की वैकेंसीज़ के लिए 5 वैकेंसीज़ के लिए कोई 85 फॉर्म भरे जाते हैं, बहुत कम फॉर्म भरे जाते हैं। लोगों को अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो क्रैक कर पाएंगे क्या, ऐसा है क्या? यूजुअली जो एक बना दिया गया है माहौल कि यूपीएससी बहुत टफ एग्ज़ाम है, और जो है थोड़े इलीट लोग जिनके पास रिसोर्सेज है वो क्रैक कर पाएंगे, ऐसा एक मान्यता बना रहे हैं लोग। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग या बहुत सारे मेरे जानने में भी आईएएस ऑफिसर्स ऐसे हैं जो फ्री में गाइडेंस देते हैं, और मुझे भी जो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे से गाइड किया था। तो अब वो जो एक एलिटिज़म था कि सिर्फ ऊंचे वाले या ऊंचे तबके के लोग इसमें आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब मेरे जो कुछ दोस्त हैं जिन्होंने ये पेपर दिया है वो खुद बीकानेर के ही गांव से हैं, तो मेरे हिसाब से अभी सब जगह आ गया है। अच्छा, एक और बताइए कि मिथक है ये क्या है कि आईएएस की कोचिंग के लिए आपको दिल्ली में या कहीं जा कर के बहुत हाई लेवल की कोचिंग करनी पड़ेगी, वहाँ पीजी में रहना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, 2-3 साल तक कोचिंग करनी पड़ेगी, ये कितना सच है? दिल्ली में जाना पड़ेगा ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जो कोचिंग सेंटर वहीं खुल गए थे, तो सबको लगता था कि वहीं जाकर के ही चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मैं मॉक इंटरव्यू देने ही दिल्ली गई हूँ, उससे पहले कोचिंग मैंने दिल्ली में जाकर कभी नहीं करी है, क्योंकि अब ऑनलाइन का ज़माना आ गया था कोविड के टाइम से। तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग ज़रूर करी थी, और उसके बाद में मैंने 1 साल अपनी फाउंडेशन बनाई ऑनलाइन कोचिंग से, फिर फाउंडेशन होने के बाद सेल्फ स्टडीज़ करी थी। तो ऑप्शनल के लिए ज़रूर कोचिंग जो है उसकी ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि उसमें बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। लेकिन मेरे ही दोस्त भी हैं जो जीएस, जो जनरल स्टडीज़ है, उनके लिए उन्होंने कोचिंग नहीं ली और उनकी रैंक आई है। क्या बात है, यानी ये बात हम मान लें कि ये आजकल कोई ज़रूरी नहीं रहा कि आप बाहर जाके ही कोचिंग करो, महंगे खर्चे करो, इतनी की आवश्यकता नहीं है। जी, आप घर रह कर के भी पर इसके लिए आपके पास एक गाइडेंस होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में पढ़ना है और क्या पढ़ना है। खुद से आप रिसर्च भी कर सकते हैं, और किसी जैसे अब मैं बताने वाली हूँ, मैं थोड़े दिन में अपना सब बताने वाली हूँ कि मैंने कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, तो आई थिंक इससे भी हेल्प मिलेगी। यस। अच्छा, एक बताइए, इंटरव्यू बोर्ड को आपने फेस किया, आज हम किसी भी इंटरव्यू बोर्ड को फेस करते हैं तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है, हम घबरा जाते हैं। आपका इस बारे में बिंदास क्या मत है, इंटरव्यू बोर्ड कैसा था? मेरा बोर्ड बहुत अच्छा था, और मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई था, क्योंकि मैंने पिछली बार भी इंटरव्यू दिया था और नंबर मेरे काफ़ी अच्छे आए थे। तो इस बार भी मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई था, एक तो पिछले बार वाले नंबर की वजह से, और दूसरा मैं ये समझ गई थी कि
जो आपका कॉन्फिडेंस है वो उधर काफ़ी जज होता है, और किस तरह से आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो भी काफ़ी जज होता है। तो अगर हम घबरा जाएंगे तो एक बार के लिए क्वेश्चन सुनाई देने बंद हो जाते हैं। तो इस चीज़ का मैंने ध्यान रखा था कि मेरे चेहरे पर एकदम कॉन्फिडेंस आना ही चाहिए। इन आपके वर्ड्स में कहें तो जो इंटरव्यू बोर्ड होता है वो फ्रेंडली होता है? हाँ, इंटरव्यू बहुत फ्रेंडली होता है। वो आपसे कॉफ़ी का भी पूछते हैं, आपने लंच किया है नहीं, ये भी पूछते हैं। वो आप खुद मतलब कंफर्ट कराने के लिए वो पूरी कोशिश करते हैं। एक और बड़ा अजीब सा सवाल है, आजकल हमारे देश में पेपर लीक है ना, और अनफेयर मीन्स इस तरह के काम चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है यूपीएससी जैसी संस्थाओं में इस तरह की पहुंच है क्या? मेरे हिसाब से मैंने ऐसी न्यूज़ कभी पढ़ी नहीं है कि यूपीएससी में ऐसा हो रहा हो, तो और ना ही कोई केस चल रहा हो सुप्रीम कोर्ट या कहीं भी कोर्ट में। तो मेरा ये मानना है कि ऐसी चीज़ें कभी नहीं होती है। यूपीएससी एक मेरिट का वॉचडॉग है। ओके। और दूसरा मैं ये कहूँ कि जो स्टेट सर्विसेज होती है और होती है जो लोग जिनमें नकल करते हुए लोग पकड़े जाते हैं या पेपर लीक कर देते हैं, इस मामले में आपका निजी मत क्या है? मेरे हिसाब से हमें कोड ऑफ एथिक्स की ज़रूरत है, हमें प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि किस तरह से हम ये सब काम हैंडल कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो एक निगरानी है वो हमें स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, और लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर गाइडेंस देनी पड़ेगी कि ये काम क्यों गलत है।